थोड़े बड़े होने पर राजकुमार अभयदित्य को कुछ समय विशेष शिक्षा के लिए गुरुकुल में भी रखा गया। अब कुमार अपने माता पिता के बारे में बहुत से किस्से कहानियां सुनते हुए बड़े होते रहे। सत्य जानने के लिए वे जब अपनी माँ और नाना नानी से प्रश्न करते रहे, किंतु उन्हें विशेष संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बड़े होते हुए राजकुमार को समझ आ गया कि कुछ तो बड़ी बात है जो कोई उन्हें नहीं बता रहा, किंतु वह बात क्या है यह नहीं पता चला। धीरे धीरे राजकुमार बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक आ गए। एक दिन राजकुमार महल में बाहर किसी मित्र के पास गए थे। उन्होंने फिर किसी को कहते हुए सुना कि उन्हें और उनकी माँ को उनके पिता ने जो त्याग दिया है। अब वे बड़े हो रहे थे, इस बार उन्हें पहले से अधिक दुख हुआ, किंतु उन्होंने फिर भी किसी को कुछ नहीं कहा। बस अपने एकमात्र प्रिय मित्र अमरदीप सिंह के साथ महल लौट आए। महल में भी यह सोचकर कि माँ दुखी हो जाएगी, वे बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने कक्ष में चले गए। अमरदीप जो कि उनके हम उम्र भी थे और हमराज भी। राजकुमार का मन बहलाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु उदास राजकुमार अपने कक्ष की खिड़की के पास चुपचाप खड़े रहे और इन्हीं सब बातों को सोचते रहे। अब अमरदीप अपने मित्र के हृदय की अवस्था समझ रहे थे। आखिर यह सोचकर कि शायद यह समय इन्हें अकेले ही छोड़ना ठीक है, वे जाने के लिए पलटे तो देखा राजकुमार की माँ खड़ी हुई हैं और प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देख रही हैं। अब अमरदीप ने सर झुका लिया और रानी सुनैना समझ गईं कि कुछ विशेष हुआ है। अमरदीप ने सर झुका लिया है। अमरदीप को जाने का संकेत किया और वो अपने बेटे के निकट आकर उनके पास खड़ी हो गई। राजकुमार इतने खो गए थे कि उन्हें अपनी माँ के आने का आभास भी नहीं हुआ। यह देखकर सुनैना ने धीरे से उनके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या बात है पुत्र, तुम चिंता में हो, क्या हमें नहीं बताओगे? राजकुमार ने चौंक कर देखा और अपनी आंखों में आते आंसुओं को रोकने में असफल होकर जल्दी से सर झुका लिया और जल्दी जल्दी पलके झपकाकर आंसू पी लिए। उनकी माँ ने उनकी ठुड्डी को उंगलियों से उठाया और बोली, राजकुमार, हम जानते हैं आज फिर किसी ने आपके सामने हमारे और आपके पिता के संबंध में कुछ अनुचित कहा है। राजकुमार जो अनुचित भी हो कहने लगा, तो माँ है तो वह भी असत्य तो नहीं ना? आप यह स्वीकार क्यों नहीं करते कि मेरे पिता ने हमें त्याग दिया है? आप हमें इस त्याग का कारण क्यों नहीं बताती? आप यह क्यों नहीं बताती कि दोष किसका है, मेरा, आपका या मेरे पिता का? अब रानी जो उसकी माँ थी राजकुमार की, सुनैना, अपने पुत्र के मुंह पर हाथ रखकर बोली, पुत्र, दोष किसी का नहीं है, बल्कि मैं तो भाग्य को ही दोष देती हूँ, क्योंकि भाग्य ने तो मुझे सब कुछ दिया है। चंदन नगरी के राज परिवार में जन्म, आपके पिता जैसे पति और आप जैसा पुत्र, मेरे पास भाग्य का दिया सब कुछ है। आपको भी भाग्य से सब कुछ दिया है। आप शोरवीर नगर के उत्तराधिकारी हैं और चंदन नगरी के भी। लेकिन यह जो हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, यह तो मात्र एक क्षत्रिय का वचन है जिसे एक क्षत्राणी निभा रही है और जिसे एक क्षत्रिय को पूरा करना है। कहते हुए रानी जो सुनैना के होठों पर एक सरल और मगर गंभीर मुस्कान आ गई। राजकुमार जो उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे, अब इसमें से बोले, वचन? कैसा वचन माँ? क्या आज भी आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे? अब जो राजकुमारी मुस्कुराई, बोली, बताऊंगी पुत्र, सब कुछ बताऊंगी। अब आप इस योग्य हो गए हैं कि आपको सत्य पता चले। सत्य जानकर आप स्वयं निर्धारित कीजिए कि दोष किसका है या किसी का नहीं। आइए हमारे कक्ष में चलिए, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आज हमें आपसे बहुत सी बातें भी करनी है जो पहले कभी नहीं की। राजकुमार यह सोचकर अत्यधिक रोमांचित हो गए कि आज उन्हें जो इस रहस्य का पता चलने वाला है। वह मन ही मन बहुत ही उत्साहित होकर अपनी माँ के साथ उनके कक्ष की ओर चल पड़े। राजकुमार की उदासी और दुख तो ऐसे भाग गए जैसे कभी थे ही नहीं, क्योंकि उनका स्थान तो अब ढेर सारी उत्सुकता ने ले लिया था। अपनी माँ के संकेत पर वो अपनी माँ के कक्ष में एक पलंग पर बैठ गए। अब रानी सुनैना ने सभी सेविकाओं और सखियों को कक्ष से बाहर जाने को और एकांत करने का संकेत दिया।
और अपनी अलमारी से लाल किनारी की श्वेत रेशमी साड़ी निकाली और अपने पुत्र के आगे उसका आंचल फैला दिया। राजकुमार ने देखा आंचल पर लिखा था, मुझसे चतुर अगर होवेगा पुत्र, मुझसे चतुर अगर होवेगा पुत्र तो तुम्हारी माता का गवना ले जाऊंगा। नीचे सोरवी नगर की राजकीय मोहर और विक्रमादित्य के हस्ताक्षर था। राजकुमार आश्चर्य से आंचल देखते रहे, फिर सर उठाकर माँ की ओर देखा। अब जो राजकुमार की माँ ने उन्हें वह पत्र भी थमा दिया जो सौरवीर नगर से लौटते समय विक्रमादित्य लिख कर गए थे। अब वह राजकुमार के पास ही पलंग पर बैठती हुई और पुत्र के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, यह पत्र तुम्हारे पिताजी ने यहाँ से जाते समय लिखा था पुत्र। इसमें हमारे विवाह की सारी कथा लिखी है और वह भी जो मैं इसे पढ़ने से पहले नहीं जानती थी। राजकुमार ने पत्र को खोलकर जब ध्यान से पढ़ा, पत्र समाप्त करके माँ की ओर देखकर बोले, माँ, इनमें से अधिकांश बातें मैंने लोगों से सुनी थी, कुछ आपने और नाना नानी जी ने भी बताई थी। फिर भी मैं पहले इन बातों को ठीक से नहीं समझ पाया था और इनके पीछे के कई बातें मैंने आज जानी हैं। किंतु इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण हम अपने घर नहीं जा सकते और नाना नानी के यहाँ पर रह रहे हैं। यह कहते हुए राजकुमार माँ की गोद में सर रखकर पलंग पर लेट गए और माँ का एक हाथ अपने हाथों में पकड़ कर लिया और बोले। माँ ने भी आंचल की ओर संकेत किया तो राजकुमार उस लाल श्वेत साड़ी के आंचल को खींचकर सामने देखते हुए बोले, माँ, ये पिताजी ने कब लिखा? क्या हुआ था उस दिन जब वो हमें छोड़ कर गए? अब राजकुमारी सुनैना का एक हाथ तो राजकुमार ने पकड़ रखा था, वे दूसरे हाथ से उनके बालों को सहलाते हुए बोली, पुत्र, पहली बात तो यह है कि उन्होंने हमें छोड़ा नहीं और उस दिन जब उन्होंने अपने पिता के घायल होने का समाचार सुना तो वो हमें सत्य से अवगत कराने ही वाले थे, किंतु समय हमारे विरुद्ध था। सो सब कुछ पत्र में लिखकर हमें यह अंगूठी दिखाकर और आपको यह लॉकेट पहना गए। फिर भी हम कह सकते हैं कि वे हमें जगा कर जाते, किंतु उनके पास इतना समय नहीं था, इसलिए हम यह भी नहीं कह सकते। रही बात इस आंचल पर लिखी चुनौती की, तो पुत्र हम जानते हैं यह उन्होंने कौतूहल में लिखा था। हम चाहते तो उसकी उपेक्षा कर सकते थे और आपको लेकर उनके नगर चले जाते, किंतु तब यह आपके जीवन की पहली चुनौती होती जिसे आप बिना प्रयत्न किए हार जाते। आपके पिता का पहला वचन होता जो शब्द मात्र बनकर रह जाता। हम एक छत्रानी हैं और एक छत्रानी अपने पुत्र के साथ यह नहीं कर सकी। हम जानते हैं इस वचन के कारण आप अपने पिता के स्नेह से वंचित रहे और आपके पिता आपसे। हम भी अपने पति से दूर रहे हैं, किंतु पुत्र, हमारी दृष्टि में वचन अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हम क्षमा मांग सकते हैं, किंतु हमें भरोसा है कि हम सही हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? अब राजकुमार कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हमें लगता है आप सही हो माँ। आपको क्षमा मांगने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और यह उचित भी नहीं है। हमें याद है माँ, जब हम छोटे थे और आपसे सत्य जानने के लिए हट किया करते थे तो आपने कहा था कि अभी इसे नहीं समझ पाएंगे आप। तब हमें लगता था आप हमें बताना नहीं चाहती, इसलिए ऐसा कहती हैं, किंतु अब हम समझ रहे हैं आप सही थी। तब अगर आप हमें बता भी देती तो हम वचन की गरिमा को नहीं समझ पाते और सचमुच अपने जीवन की पहली चुनौती हार जाते। रानी सुनैना बोली, हम जानते हैं पुत्र, आपके पिता ने यह सब कौतूहल में लिखा था। वे उस समय ऐसी मनोदशा में नहीं रहे होंगे यह सोच सकें कि इसका ऐसा गंभीर मतलब है, क्योंकि पुत्र, हम भले ही उनके साथ थोड़े ही दिन रहे, किंतु हम उन्हें जानते हैं। अगर हम चले भी जाते तो वह हमें कुछ नहीं कहते, किंतु हमने चाहा उन्हें भी पता चले कि उन्होंने एक छत्राणी से विवाह किया है। उनका पुत्र उनसे कतई कम नहीं है। यह निर्णय आसान नहीं था, ना मेरे लिए, ना आपके लिए और ना ही आपके पिता के लिए, किंतु हमें आप पर सदैव भरोसा था और अपने लालन पोषण पर और उन संस्कारों पर भी जो हमने आपको देने वाले थे। जब आपके पितामह स्वर्गवासी हुए और आपके नाना जी आपके पिता के नगर गए, तब हम जानते थे आपके पिता हमें ले जाना चाहेंगे, इसलिए हमने आपके नाना जी को अपने निर्णय से अवगत करा भेजा था। और तब आपके पिताजी भी वचन की गरिमा के लिए ही हमें लेने नहीं आए और ना ही हमसे मिले। मतलब इसका कि आपके पिता भी आपसे यही चाहते हैं। यह आपकी बारी है, आप क्या चाहते हैं? राजकुमार कुछ
बोलते उससे पहले ही द्वार पर आहट हुई। अब सुनैना ने उठकर देखा तो उसकी माँ खड़ी थी, साथ में सेविकाएं भोजन लेकर खड़ी थी। अब जो रानी बोली, पुत्री आज दोनों माँ बेटे को भोजन नहीं करना क्या? फिर उन्होंने सबको अंदर आने को और भोजन कक्ष में लगा कर जाने को कहा। सबने ऐसा ही किया। सब सेविकाओं के जाने के बाद उनकी माँ बोली, पुत्री आप दोनों भोजन तो कर लो, फिर बातें करती रहना। उन्होंने पलंग पर रखी साड़ी को देखा, फिर पुत्री को भी देखा, जो सुनैना की गंभीर मुस्कान को देखकर रानी सब समझ गई और उन्हें भोजन ग्रहण करने को कहकर वापस चली गई। अब सुनैना राजकुमार से बोली, पुत्र देखो तो बातों में रात हो गई, हमें पता ही नहीं चला। चलो पहले भोजन करें फिर बातें करना। राजकुमार माँ को देखकर मुस्कुराए और झटपट हाथ मुंह धोने चल दिए। फिर दोनों ने साथ में भोजन किया और इस बीच राजकुमार मौन रहकर सिर्फ सोचते रहे, कुछ बोले नहीं। रानी सुनैना ने भी उनकी मनोदशा समझकर सिर्फ भोजन करने पर ही ध्यान दिया। भोजन के पश्चात राजकुमार अपनी माँ सुनैना के पलंग पर बैठ गए। फिर से पहले की तरह माँ की गोद में सर रख लिया और माँ का हाथ थामकर कुछ सोचते रहे। उनकी माँ सुनैना ने उनके बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? राजकुमार बोले, माँ मैंने निर्णय कर लिया है, मैं कल ही अपने पिता के नगर जाऊंगा और अपनी चुनौती पूर्ण करूंगा। अब रानी जो सुनैना मुस्कुराई, पुत्र इतनी जल्दी भी नहीं है, कहने लगी। राजकुमार ने भी मुस्कुराकर माँ को देखा तो कहने लगा, पर माँ मुझे तो जल्दी है, माँ आपने बहुत प्रतीक्षा कर ली है, अब आपको अधिकार अपने घर में प्रवेश मिलना चाहिए। रानी सुनैना कहने लगी, शीघ्रता में कुछ अनुचित नहीं कर बैठना पुत्र। राजकुमार मुंह फुलाकर बोला, अभी तो आपने कहा कि आपको मुझ पर और अपने दिए संस्कारों पर विश्वास है और आप ही संदेह कर रही हैं माँ। अब रानी सुनैना हंसकर बोली, अरे मैं संदेह नहीं कर रही पुत्र, मैं तो बस आपको याद दिला रही हूँ। राजकुमार बोला, हाँ माँ, अब मुझे सोना है, कल प्रातः मुझे अपने पिता के नगर जाना है, आज मैं यहीं आपके पास ही सोऊंगा, फिर पता नहीं कब आपके स्नेह का स्पर्श मिले। यह कहकर राजकुमार बालकों की तरह माँ का आंचल पकड़कर उन्हीं के पलंग पर सो गए। माँ को सोने का दिखावा किया ताकि वो सो जाए और राजकुमार अपनी योजनाएं बना सकें। अब सुनैना भी समझ रही थी। उन्होंने पुत्र को चादर उड़ाई और वहीं लेटकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी जब तक नींद नहीं आ गई। रानी सुनैना तो राजकुमार को सोया समझकर सो गई, किंतु राजकुमार अवैदित्य रात भर नहीं सोए, बल्कि रात के तीसरे पहर का घंटा सुनकर वो धीरे से उठ बैठे। उन्होंने अपनी माँ को गहरी नींद में सोई देखा तो धीरे से बिना आवाज किए उठे। जिस श्वेत लाल साड़ी के आंचल पर विक्रमादित्य की लिखावट थी, उसका आंचल खंजर से काटकर जो धीरे धीरे अलग किया और फिर उसे तय करके कमरबंद में छिपा लिया। फिर अपनी माँ के चरण स्पर्श करके मनी मन बुदबुदाए, माँ बिना बताए जा रहा हूँ, कहीं आप अपनी ममता में मुझे कुछ दिन और न रोक लें। अब मैं नहीं रुक सकता, आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी चुनौती को पूर्ण करके शीघ्र लौटूंगा। फिर राजकुमार ने बिना किसी आहट के, किसी की दृष्टि में आए बिना छिपकर घुड़साल से अपना घोड़ा निकाला और अपने परम विश्वासी मित्र अमरदीप के घर पहुँचे। उन्होंने घर के से जो सीधे न जाकर मित्र के कक्ष में खिड़की से प्रवेश किया और उन्हें जगाकर साथ चलने को कहा। अमरदीप ये सोचकर कि कुछ विशेष बात होगी, तत्काल उठकर साथ चल पड़े। अमरदीप ने अपना घोड़ा लिया और दोनों तेज गति से घोड़े दौड़ाकर सूर्योदय से पूर्व ही जो स्वयं नगरी से बाहर निकल गए। अब तक अमरदीप को कुछ भी पता नहीं चला था कि वे क्यों और कहाँ जा रहे हैं। वे तो बस अपने मित्र राजकुमार अभयदित्य के पीछे पीछे चलते गए। जब घोड़े स्वयं नगरी से बाहर की ओर चलने लगे तो अमरदीप चिल्लाकर बोले, मित्र क्या बात है, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताइए, हम स्वयं नगरी की सीमा पार कर रहे हैं। राजकुमार बोले, बस चलते रहिए, आगे बताऊंगा। आखिर स्वयं नगरी से निकलकर राजकुमार एक घने बाग में रुके जो आबादी में थोड़ी दूर था। दोनों मित्र घोड़ों से उतरकर राजकुमार ने मुस्कुराकर जो मित्र अमरदीप की ओर देखा तो अमरदीप बोले, अब कुछ बताइएगा भी राजकुमार कि यह सुबह की सैर कराने आप इतनी दूर क्यों ले आए हैं। राजकुमार हंसते हुए बोले, क्यों मित्र, आपको भय लग रहा है क्या? अमरदीप कमर पर हाथ रखकर राजकुमार को घूरने लगे और राजकुमार बोले, अच्छा आइए उस बावली पर हाथ मुंह धो लें, फिर बताते हैं सब कुछ।
खैर दोनों मित्रों ने बाग के बीच बनी बावली पर हाथ मुंह धोए और वहीं एक सोनी सी जगह पर बैठ गए। राजकुमार अमरदीप पर पूर्ण विश्वास करते थे, सो उन्हें सब कुछ बता दिया, जिससे कुछ तो राजकुमार की तरह ही जो अमरदीप भी पहले से जानते सुनते रहे थे, परंतु आंचल की लिखावट उनके लिए पूरी तरह नई बात थी। सब कुछ बताकर राजकुमार चुप हो गए और अमरदीप की ओर देखने लगे। अमरदीप सब समझ गए थे। बल्कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। राजकुमार कहने लगे, आपको साथ नहीं चलना है मित्र, बल्कि ये घोड़े लेकर वापस लौटना है। मैं आपको उस सब से अवगत कराने के लिए और यह घोड़े आपके हवाले करने के लिए साथ लाया था। यह चुनौती मेरे अकेले की है और मुझे अकेले ही इसे पूरा करना है। अमरदीप कुछ बोलने से को हुए तो कुमार ने हाथ उठाकर चुप रहने का संकेत किया और कहा, क्या आपको अपने मित्र पर भरोसा नहीं है? मैंने तो आप पर भरोसा किया। राजकुमार बोला, वह बात अलग थी मित्र, मेरा भरोसा करिए और मुझे अकेले जाने दीजिए। अब अमरदीप जो ढीले पड़ते हुए और मुंह फुलाते हुए बोले, फिर मुझे सिर्फ सत्य बताने के लिए इतनी दूर तक दौड़ाया? राजकुमार बोले, सिर्फ इतने के लिए नहीं लाए हैं हम, हाँ हमें आपकी थोड़ी और भी सहायता चाहिए। अमरदीप ने कहा, कहिए क्या सहायता करूं राजकुमार? राजकुमार बोले, मित्र यहाँ सब हमें राजकुमार के रूप में पहचानते हैं और हम इस रूप में अपने पिता के नगर नहीं जा सकते, इसलिए आपको मेरे भेष में परिवर्तन के लिए आवश्यक सामग्री जुटाकर लानी है और भेष बदलने में मेरी सहायता भी करनी है। मैं आगे राजकुमार अभयद्वितीय बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण परिवार का किशोर बनकर जाऊंगा और इसमें आप हमारी सहायता करेंगे ना मित्र? अब अमरदीप चिढ़कर बोले, जी तो करता है कि मना कर दूं और कहीं आप गालियां ना देने लगें राजकुमार, इसलिए आपकी सहायता कर ही देता हूं। राजकुमार हंसते हुए बोला, अच्छा तो अमरदीप, हम आपको गालियां देते हैं? खैर अभी तो दे भी देंगे अगर आपने मना किया तो। अब अमरदीप मुस्कुराया और बोले, आप यहीं प्रतीक्षा करिए मित्र, हम अभी कुछ करते हैं। राजकुमार उन्हें रोककर बोले, मित्र रुकिए, हम कुछ मुद्राएं साथ लाए हैं, वस्तुओं के क्रय के लिए आवश्यकता पड़ने पर आप इन्हें उपयोग करिए। यह कहकर उन्होंने एक थैली अमरदीप के हाथ में दे दी। अमरदीप बोला, ठीक है, यह आपने अच्छा किया राजकुमार, वरना हम तो खाली हाथ झुलाते हुए प्रातःकाल शहर को चले आए, अन्यथा इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अमरदीप वहाँ से चले गए। राजकुमार भी अवसर और स्थान देखकर प्रातःकालीन संध्या इत्यादि से निपटा ली, किंतु सावधानी के साथ कि कोई उन्हें देखे नहीं। कुछ समय बाद अमरदीप लौटे। सब सामान देखकर राजकुमार के भेष में परिवर्तन में सहायता करने लगे। थोड़ी देर की मेहनत में राजकुमार एक साधारण परिवार के मासूम से किशोर बालक दिखने लगे। राजकुमार ने कहा कि अब वे मार्ग के गाड़ीवानों की सहायता लेकर अपने पिता के नगर जाएंगे, आप इन घोड़ों को ले जाइए। और अमरदीप का जी तो चाह रहा था साथ जाने को, किंतु राजकुमार का रुख देखकर कुछ कह नहीं सके। अलबत्ता चलते हुए राजकुमार के मन में भी ढेर सारी जो उन्होंने शुभकामनाएं दी और फिर गले से लगाया। राजकुमार को विदा करके अमरदीप उनके घोड़े की रास पकड़े महल घर जो लौटे अपने महल में और अपना घोड़ा बांधकर घुड़साल में राजकुमार का घोड़ा सौंप दिया और राजकुमार की माँ के पास गए। अमरदीप समझ रहे थे जिस प्रकार राजकुमार अचानक बिना बताए गए हैं उनकी माँ और अन्य लोग परेशान होंगे, सो वो सीधे रानी सुनैना के पास पहुँचे। सुनैना अमरदीप को कुमार की तरह ही मानती थी और अमरदीप भी उन्हें अपनी माँ की से जो बिल्कुल भी कम नहीं मानते थे, बल्कि वे उनके रिश्ते में बुआ लगती थी तो उन्हें बुआ भी कहते थे। कक्ष में अमरदीप ने एकांत देखकर रानी से सब कुछ बता दिया और कहा, बुआ माँ, मैंने बहुत कोशिश की किंतु राजकुमार मुझे अपने साथ नहीं ले गए, इसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर आप कहें तो मैं अभी चला जाऊंगा, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूँगा। मैं यहाँ राजकुमार का घोड़ा पहुँचाने और आपसे यह सब बताने आया हूँ। रानी सुनैना बोली, पुत्र हम जानते हैं आपको अपने मित्र के अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा, आपको उनकी चिंता है, किंतु पुत्र अभयद्वितीय ने सही किया है,
हमें उस पर भरोसा करना होगा। यह उसकी परीक्षा है, उसे ही देनी होगी। फिर भी पुत्र, हम आपकी इच्छा को जानते हैं, सो हम आपको एक काम सौंपना चाहते हैं। क्या आप हमारा काम करेंगे? अमरदीप ने कहा, अवश्य बुआ माँ, हम कुछ भी करेंगे। तो सुनैना कहने लगी, तो फिर आप भी जो राजकुमार के पिता के नगर जाइए, किंतु राजकुमार से मिलिए नहीं, बस दूर से देखिए और जो भी हो आकर हमें बताइएगा। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे पुत्र। आप अपना और अपने मित्र का ध्यान रखिएगा, हमें आप दोनों की बहुत चिंता रहेगी। यह कहकर रानी सुनैना ने उठकर अमरदीप का मस्तक चूमा और अमरदीप को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह झट उठकर उसने अपनी बुआ माँ के पैर छुए और घर पर अपने पिता को बताकर वह भी सोरवी नगर की तरफ निकल गए। इधर दूसरी ओर राजकुमार अभयदित्य अपने मित्र को स्वर्ण नगरी में ही छोड़कर आगे बढ़े। घोड़ा तो वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा महंगा घोड़ा एक साधारण किशोर के पास होना उन्हें संदेहप्रस्त बना सकता था। चंदन नगरी से सोरवी नगर के मार्ग की कुछ जानकारी उन्हें थी। बाकी पूछताछ करते हुए वे मार्ग में मिलने वाले गाड़ीवानों की सहायता से आगे बढ़ते रहे। मार्ग में जो भी उन्हें दिखता बड़ा सुंदर बालक है जानकर देखता रहता, जिससे सहायता मांग लेते वही प्रसन्नता से सहायता कर देता। इस तरह कुछ दिन की यात्रा करते हुए उन्हें अपने पिता के नगर में प्रवेश किया। एक दो दिन तो घूम फिरकर राज्य देखने और अपनी योजना बनाने में लगा दिए। फिर शुरू हुए उनके कारनामे। एक दिन प्रातः के समय नगर के किसी गांव के लोगों की नींद अजीब सी हलचल के साथ खुली। हुआ यूं कि पुराने समय में गर्मियों में गांव के लोग घरों के बाहर सोया करते थे। पुरुष खुले में चारपाइयाँ लगा लेते थे और स्त्रियां भी थोड़ी आड़ में चारपाइयाँ बिछाकर बच्चों के साथ सोती थी। जन सामान्य का गर्मियों में आरामदायक नींद का यही तरीका था। खैर, उस प्रातः जब स्त्रियों की आंख खुली तो हैरान रह गईं, क्योंकि उनमें से किसी के पास भी उनका अपना बच्चा नहीं था। बच्चे गायब नहीं हुए थे, बल्कि बदल दिए गए थे। सब में जो कचर पचर मच गई। कोई कहता मेरा बच्चा तो 6 माह का था, यह साल भर का कैसे हो गया। कोई कहता मेरी तो बेटी थी, यह बेटा है। कोई कहता मेरा बच्चा तो गोरा था, यह काला कहाँ से आ गया। कोई कहता यह तो फलाने का बच्चा है, मेरे पास कैसे आया, मेरा बच्चा कहाँ है। कोई कहता अरे यह देखो तुम्हारा बेटा मेरे पास है, मेरी बिटिया कहाँ है। कुल मिलाकर नगर में हड़कंप मच गया। तसल्ली की बात यह थी कि थोड़ी देर में सबके बच्चे सबको मिल गए। इधर कुछ पुरुष अलग परेशान थे, उनके पशु इस खुंटे से उस खुंटे के हो गए थे और कुछ तो खुले में घूम रहे थे। वे अलग पकड़ा पकड़ी में लगे थे। लोगों को परेशानी तो हुई, पर उन्होंने इसे किसी का कौतुक समझकर भुला दिया। फिर तो एक दिन की बात ना रही है और ना ही एक जगह की, बल्कि अब तो आए दिन ऐसा होने लगा। कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में। लोग रोज रोज की इस उठापटक से तंग आ गए। पंचायत बैठी, निगरानी दल बनाए गए। तय हुआ कि गांव में कुछ लोग रात में जाकर निगरानी करेंगे। बच्चे बदलने वाले का नाम लोगों ने चोरवा रख दिया, क्योंकि वह बच्चे चुराकर इधर उधर कर देता था और ना ही दिखाई देता था और ना ही हाथ आता था। खैर, निगरानी से कुछ दिन के लिए राज्य का यह इलाका तो शांत हो गया, परंतु राज्य के किसी और स्थान पर यही हलचल मच गई। फिर तो इसी तरह जब एक स्थान पर दल बनाए जाते तो यही हलचल कहीं और मच जाती। कभी किसी स्थान के लोग यह सोचकर निश्चित होते कि अब चोरबा चला गया, तो तत्काल दोबारा यही सब शुरू हो जाता। कुल मिलाकर राज्य की शांति भंग हो गई। आखिरकार शिकायतें पंचायतों के राजा के बनाए अधिकारियों और मंत्रियों से होती हुई एक दिन राजा विक्रमादित्य तक पहुंच गई। चूंकि नुकसान नहीं था, नाम मात्र का ही होता था, पशुओं को खोलने से होता था, तो राजा और अधिकारियों ने आरंभ में इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। यह कोई चुलबुला व्यक्ति शैतानी कर रहा है और यह किसी का मजाक है। परंतु यह सब निरंतर होते रहने से लोग शासन को बुरा भला कहने लगे। लोग निगरानी कर करके परेशान हो गए और रोज प्रातः उठापटक से उकता भी गए थे कि सुबह उठकर काम धंधा करें या पशु पकड़ें या बच्चों को ढूंढें। आखिर राजा ने मंत्रियों पर दबाव डाला कि जल्दी अपराधी को ढूंढा जाए
और पकड़कर सामने लाया जाए। राज्य में जो लोग स्वयं को चतुर और गुप्तचर समझते थे, उन्होंने कमर कस ली चोरवा को पकड़ने के लिए और तैनात हो गए। अधिकांश लोगों को लगता था कि वह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी दल का काम है, सो दल की टोह लगाई जाने लगी। शरारती स्वभाव के लोगों पर शक किया जाता, उन्हें पकड़कर जांच होती, परंतु मामला आगे नहीं बढ़ता। खैर, जो भी था, शैतानियाँ कौन कर रहा है, यह सब काम कुमार अभिदित्य का था। कारनामा था जो दिन भर अपनी सुंदर भोली सूरत का फायदा उठाकर लोगों का दिल जीतते और रात में पूरे शरीर को काला करके उपद्रव करते। जब किसी को उन पर संदेह होता तो गायब हो जाते। अगर कभी कोई कांड करते देख भी लेता तो उसे काला कलूटा छोकरा दिखता और सब दिन भर काले छोरे को ढूंढते रहते, जबकि यह महाशय तो गोरे चिट्टे बनकर आंखों के आगे ही घूम रहे होते, बल्कि कभी कभी तो ढूंढने वालों के साथ मिलकर खुद को ही ढूंढने में मदद कर रहे होते। अब ऐसे में चोरवा पकड़ा कहाँ से जाए? घर ठिकाना तो कहीं था नहीं। आज यहाँ कल वहाँ, परसों कहीं और, कहीं सोए कहीं खाया कहीं गप्पे मारी और सो पकड़े तो कभी गए नहीं। धीरे धीरे लोगों में यह बात फैलने लगी कि जहाँ भी गड़बड़ होती है एक काला कलूटा किशोर दिखाई देता है जो निश्चय यही चोरवा है। किंतु यह बात किसी को भी शक में डालती है। इससे राजकुमार के कारनामे में कोई विशेष कमी नहीं आई। फिर भी अब वे विशेष रूप से उन लोगों के पीछे पड़ने लगे जिनके बारे में उन्हें पता चलता कि उसने जो उन्हें पकड़ने का बीड़ा उठाया है, और वह उन्हीं को फिर परेशान करने की योजना बनाने लगते। सबसे पहले राज्य की एक बुढ़िया जो कुटनी का काम करती थी, यानी मुखबिरी करती थी, उसने बीड़ा उठाया कि चोरवा हम पकड़ेंगे। बुढ़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी ने जो भैंस पाल रखी थी, वह पास के कस्बे की बाजार में घूम घूम कर दही बेचती थी। बुढ़िया ने कस्बे में एक इस तरफ जो पान की दुकान लगाई हुई और बैठ गई कुटनी का काम करने। इधर राजकुमार को भनक लग गई कि यही कुटनी उन्हें पकड़ना चाहती है। वे अपने असली रंग में सीधा पान की दुकान पर जा पहुँचे और बोले, बूढ़ी काकी पाएं लागू। बुढ़िया तो गदगद हो गई। कम ही लोग उसका इतना सम्मान करते थे। अब राजकुमार अपने शब्दों में चाशनी घोलकर बोले, और काकी क्या हाल है? अब बुढ़िया तो बड़ी खुश हुई, बोली, अरे बेटा 100 साल जियो। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? नए आए हो क्या नगर में? राजकुमार बोला, हमारा नाम घुन्ना है काकी। हम जो वीरू के इस नाम के व्यक्ति से पहले मिल चुका था जो दूर रहता था। झट राजकुमार ने उसी का नाम ले दिया कि हम वीरू के दूर के भतीजे घुन्ना हैं, पहली बार यहाँ घूमने आए हैं काकी। बुढ़िया बोली, अच्छा अच्छा, तभी हम पहचाने नहीं। राजकुमार बोला, काकी हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, नहीं तो हम एक ठीक सा मीठा पान खाते। तुम्हारे पान देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब बूढ़ी काकी बोली, अरे छोड़ो, हम तुमको ऐसे ही मीठा पान खवाते हैं, नाम बताओ तुम अपना। राजकुमार बोला, अभी तो बताया काकी, घुन्ना नाम है, घुन्ना। अब बुढ़िया पान लगाते हुए नाक चढ़ाते हुए बोली, ये कैसा नाम धर दिए तुम्हारे माँ बाप? दादी बाबा ने बिल्कुल नहीं सोचा। घुन्ना, इतना सुंदर बेटा और कैसा नाम धर दिया, घुन्ना। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, अब क्या करें काकी, नाम तो है अच्छा। काकी अब यह सब सुन रहे हैं कि चलो चोरवा का काकी जब से आए हैं सोच रहे हैं कि इस नगर में चोरवा ने बड़ा आतंक मचा रखा है। सभी यही बात कर रहे हैं। आप बूढ़ी काकी पान बढ़ाते हुए बोली, अरे बेटा काला छोकरा है, सबके जो इधर उधर कर देता है, सबको बड़ा परेशान है। हमने बीड़ा उठा लिया है, उसको पकड़ कर रहेंगे। तुम अपनी उम्र के लड़का को नहीं देखे क्या? इधर कोई काला लड़का दिखे तो जरूर बताना। राजकुमार बोला, काकी देखा तो नहीं है। काकी बोली, देखो तो हमें तुरंत बताना, और ऊपर से जो ना लड़ियों नहीं, वह बहुत शैतान है। राजकुमार बोला, बिल्कुल काकी, आपको जरूर बताएंगे। कहते हुए राजकुमार पान चबाते हुए चल दिए। थोड़े आगे जाकर उन्होंने देखा उसी कुटनी की बिटिया दही बेच रही थी और गा रही थी, कोई होता मेरी मटकी को कंकड़ मार के फोड़ देता, मेरी दही का रस मेरी आंखों में चूक जाता। बस राजकुमार ने आप देखा न ताब,
एक पत्थर उठाकर मटकी को दे मारा। मटकी फूटी और सारी दही बिखर गई। अब क्या था, दही बेचने वाली ने हंगामा कर दिया और लोगों ने राजकुमार को घेर लिया। लोगों ने देखा एक बड़ा सुंदर भोला सुकुमार सा किशोर है और दही वाली उसे मटकी फोड़ने का दोष दे रही है। दही से लथपथ चिल्ला रही है। भोला सा राजकुमार से बालक पर लोगों ने हाथ उठाते नहीं बना। वे कुमार को पकड़कर पूछने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। राजकुमार ने सफाई दी कि यही ऐसा गा रही थी, इसलिए मैंने तो इसका कहा माना और इसकी इच्छा पूरी की, और आप लोग उल्टे मुझे ही दोष दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए राजकुमार ने और भी भोली सी सूरत बना ली। अब क्या था, लोग दहीवाली को समझाने लगे कि उसने ऐसा गाना क्यों गाया। यह सब चल ही रहा था कि कुटनी उधर ही आती दिखाई दी। किसी ने उसे सूचना दे दी थी। वहां पहुंचकर उसने जब सुना और उस छोकरे को गालियां देने लगी और ढूंढने लगी कि वह कहाँ है, तब लोगों का ध्यान राजकुमार की ओर गया जो वहां से चंपत हो चुका था। कुटनी समझ गई कि यह वही चोरवा था, पर किसी ने उसको नहीं जो सुना। सबने माना कि वह अपनी बेटी से जो बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। कुटनी भी समझ गई अब वह उसके हाथ आने वाला नहीं है। राजकुमार ने यह सोचकर कि अब इधर रहना ठीक नहीं है, वह वहां से दूसरी तरफ जो अपना रुख कर लिया, परंतु मार्ग में आते गांवों में अपने कारनामों से खिजाते चले गए। कहीं दूर उन्हें पता चला कि फिर किसी आदमी ने उन्हें पकड़ने का बीड़ा उठा लिया, तो राजकुमार उसी दिशा में चल दिए। चोरवा को पकड़ने वाला अगला इंसान एक निसंतान व्यक्ति था। नाम था सुजान सिंह। घर में पत्नी और पति दोनों ही रहते थे। राजकुमार ने उनके बारे में सब कुछ पता किया और उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर ही सुजान सिंह की पत्नी मिल गई। राजकुमार को देखते ही जो राजकुमार ने कहा, बुआ पाए लागू। अब वह महिला चौंक कर बोली, 100 वर्ष जियो बेटा, कौन हो तुम, हम तो तुम्हें पहचाने नहीं हैं। तब राजकुमार बोला, अरे बुआ, हम जो गांव से आए हैं, पहले ही पता कर लिया था राजकुमार ने कि वो उस गांव की जो उस औरत का मायका कहाँ है। उसका गांव का मायका खिचड़ीपुर में था। उस गांव में से आए हम खिचड़ीपुर से। आप हमको नहीं जानेंगे कि अब हुआ, आप बहुत समय से जो ना मायके नहीं आई हैं ना, और जब आ रही थी तब तो हम बहुत छोटे थे। बुआ, राजकुमार बोले, आप तो पहचानो। तो बुआ बोली, अच्छा इधर से हो, आओ बेटा आओ, यहाँ कैसे आना हुआ। राजकुमार बोला, बस बुआ इधर से जा रहे थे तो सोचा कि बुआ से मिल लें और कुछ दिन बुआ के पास रहें और हाल चाल लेते चलें। अब क्या बुआ, अपनी बुआ के पास हम 4 दिन भी नहीं रुक सकते। बुआ बोली, क्यों नहीं बेटा, जरूर रुक सकते हो, आओ कुछ खा लो, भूखे होंगे, अभी तुम्हारे फूफा जी भी आते होंगे। सीधी सादी स्त्री चतुर राजकुमार के झांसे में आ गई। अब क्या था, राजकुमार ठाठ से उसी घर में अतिथि बनकर रहने लगे। सुजान सिंह के जो राजकुमार के फूफा बन गए, और जब लौटे तो उस स्त्री ने उसे मायके से आया हुआ अपने पति को बताया। सुजान सिंह ने समझा कि इसके मायके से आया। अब तो राजकुमार दिन रात बुआ फूफा के साथ रहने लगे और अपने व्यवहार से दोनों को आश्वस्त करके उनका मन जीत लिया। वे उनके साथ ही खाते सोते, फूफा के साथ घूमते और चोरवा को पकड़ने की उनकी तैयारी भी देखते। एक दिन सुजान सिंह कुछ लेकर आए। राजकुमार ने देखा तो उत्सुकता से पूछा, फूफा जी यह क्या है, क्या लाए हो। सुजान सिंह बोला, बेटा यह चोरवा पकड़ने के लिए लाए हैं। इसको चोरवा के रास्ते में लगाएंगे, जब चोरवा का पैर इसमें पड़ेगा तो फंस जाएगा और हम उसको पकड़ लेंगे। अब हम चलते हैं, तुम अपनी बुआ के पास रहो। राजकुमार बोला, फूफा हम भी चलेंगे, हम जो चोरवा को देखे नहीं है कभी, हम उसे भी देखना चाहते हैं। तब फूफा बोले, नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, घर पर रहो, चोरवा बहुत भयंकर है, तुम डर जाओगे, तुम बुआ के पास रहो। राजकुमार बोला, नहीं फूफा, हम ही चलेंगे, हम चोरवा देखेंगे, आपके साथ हमको तनिक भी डर नहीं लगेगा, हमको भी ले चलो ना, हम आपकी सहायता करेंगे, हम बहुत बहादुर हैं। आखिरकार राजकुमार ने इतनी हटकी कि बुआ भी कह पड़ी कि बच्चा है, लेते जाओ, तुम्हारे साथ ही तो रहेगा। अब हार मानकर सुजान सिंह को भी जो राजकुमार को साथ ले जाना पड़ा। दोनों साथ साथ दूर घने जंगल में और आबादी से दूर पहुँचे। वहाँ के रास्ते में कुछ जगह देख समझकर
अब सुजान सिंह एक जगह अपना चोर पकड़ने वाला जाल लगाने लगे। जाल के दो हिस्से थे, एक रास्ते पर रखना था, दूसरा थोड़ी दूर रहना था, जिस पर जोर से मारने पर चोर का पैर रास्ते में रखी चीज में फंस जाना था। को राजकुमार यह सब कुछ देखकर समझ रहे थे। एकाएक राजकुमार ने पूछा, फूफा ये जाल में चोर फंसेगा कैसे, हमको बताओ ना। सुजान सिंह बोले, बेटा हम चोरवा को झांसा देकर या खंदेड़ कर इधर लाएंगे। जब वो इधर से भागेगा और पैर में जो इसमें पड़ेगा, तब वह हम वहाँ से दूर से इस चीज़ पर जोर से मारेंगे और उसका पैर फंस जाएगा। तब हम उसको राजा के सिपाही के हवाले कर देंगे। राजकुमार बोला, फूफा जी इसमें उसका पैर कैसे फंसेगा, हम पैर डालकर देखें क्या। सुजान सिंह जल्दी से बोला, अरे नहीं बबुआ, तुमको चोट लग जाएगी। राजकुमार हट करके कहने लगे, आपको देखना है फूफा, इसमें उसका पैर कैसे फंसेगा। हम इसमें पैर डालते तो आप धीरे से पैर फंसा कर दिखाओ। सुजान सिंह बोला, नहीं बेटा, तुम्हारा पैर बहुत कोमल है, तुमको चोट लग जाएगी। आखिर बहुत समझाने पर भी राजकुमार नहीं माने, तो सुजान सिंह ने कहा, अच्छा नहीं मानते हो तो हम इसमें पैर डालते हैं। तुम एक काम करो, धीरे धीरे मारना, हमारा पैर फंस जाए तब तुम देख लेना। अब क्या था, उधर सुजान सिंह ने पैर डाला, उधर राजकुमार ने पूरी ताकत से मारकर उसका पैर फंसा दिया। पैर फंस जाने पर सुजान सिंह चिल्लाया और राजकुमार को पुकारने लगा, किंतु राजकुमार तो वहाँ से फरार हो चुके थे। सुजान सिंह को चिल्लाता छोड़कर राजकुमार बुआ के पास घर लौट आए और आते ही बोले, बुआ फूफा कह रहे हैं कि उनको चोरवा पकड़ने में काफ़ी समय लगेगा और हमसे कहें कि चोरवा बहुत खतरनाक है, इसलिए हम आपको लेकर अपने घर आपके मायके पहुंचा दे। बुआ ने मान लिया और तुरंत मायके की तैयारी कर ली। राजकुमार बोले कि गहना कपड़ा सब ले लो, नहीं तो चोरवा चुरा लेगा बुआ। बोली बुआ ने सब बांध लिया। मायके के रास्ते में एक सूनी जगह पर झांसा देकर राजकुमार ने सब सामान लेकर बुआ को भी ऐसी जगह छोड़ दिया जहां आबादी पास में थी। बुआ के गहने कपड़े की गठड़ी साथ लेकर कहीं दूर छिपकर आगे बढ़ गए। जब फूफा जंगल में चिल्ला रहे और बुआ अलग जो दूसरी जगह बुक्का फाड़ कर रो रही थी, राजकुमार तो वहां से 9-2-11 हो गए। बातों बातों में फूफा ने बताया कि रतनपुर गांव में किसी छेदीलाल ने भी बीड़ा उठाया है। सो अब राजकुमार उसकी खबर लेने जो रतनपुर गांव की तरफ चल दिए, क्योंकि छेदीलाल के बारे में सुजान सिंह ने राजकुमार को बता दिया था और छेदीलाल और सुजान सिंह एक दूसरे को जानते थे। तो थोड़ी पूछताछ के बाद छेदीलाल ने राजकुमार को साथ ले लिया। छेदीलाल की योजना थी कि पहले उन और जगहों की जांच की जाए जहां राजकुमार ने कारनामे किए थे। सो दोनों साथ चल पड़े। राजकुमार को पहचाने जाने की परवाह नहीं थी, क्योंकि किसी ने उन्हें असली रंग रूप में नहीं देखा था। दोनों एक जगह पर गए। इन जगहों पर राजकुमार पहले भी आ चुके थे, सो सारी जगह पहचानी थी, किंतु लोग उन्हें नहीं पहचान सके, क्योंकि उन्होंने सारे कारनामे रात में और पूरे शरीर को काले रंग में रंग कर किए थे। सुजान की तरह जो राजकुमार ने छेदीलाल को भी फूफा बना लिया था। एक बड़ी सूनी सी जगह पर कुआं देखकर राजकुमार बोले, फूफा हमको बहुत प्यास लगी है, हम थक गए हैं, क्यों ना यहाँ कुएं से पानी पीकर थोड़ी देर आराम किया जाए। छेदीलाल बोला, ठीक कह रहे हो बेटा, प्यास तो हमको भी लगी है, इधर छाँव भी है और कुआं भी है, आओ पानी पिएं और थोड़ी देर विश्राम कर लें। राजकुमार और छेदीलाल दोनों कुएं के पास पहुंचे तो देखा कुएं पर रस्सी तो लगी है, किंतु घड़ा वगैरह कुछ नहीं था। अब पानी कैसे पिया जाए। अब राजकुमार ने हट करने लगा, कहने लगा, फूफा जी हमें तो जल्दी पानी पिलाओ, नहीं तो हम प्यास से मर जाएंगे। छेदीलाल सोचने लगे, लेकिन कुछ सूझा नहीं तो राजकुमार ने उपाय बताया, फूफा जी ऐसा करते हैं, आप हमारे पैर में रस्सी बांधकर हमको कुएं में लटका दो, हम पानी पी लेंगे, फिर हम जो आपको लटकाएंगे आप पानी पी लेना। यानी राजकुमार का सुझाव कुछ अटपटा था, किंतु राजकुमार ने ऐसी जिद मचाई कि तय हुआ कि ऐसा ही किया जाए। आखिर पहले राजकुमार के पैर में रस्सी बांधकर उल्टा लटकाया गया। अब जैसा कि जाहिर है कि कोई भी उल्टा लटक कर पानी नहीं पी सकता, सो राजकुमार ने उल्टा लटक कर जैसे तैसे होठ गीले करके चिल्लाए, फूफा हम पानी पी लिए, हमको ऊपर खींचो। छेदीलाल ने उनको ऊपर खींचा। अब छेदीलाल की बारी थी। राजकुमार कमजोर तो थे नहीं,
किंतु फिर भी सावधानी के लिए कुएं के पास खड़े पेड़ से रस्सी अच्छी तरह अटकाई गई और राजकुमार ने भी रस्सी को कसकर पकड़ लिया। इस तरह छेदीलाल उल्टे लटक कर पानी पीने चले। जैसे ही छेदीलाल पानी के करीब पहुंचे, राजकुमार ने रस्सी पेड़ पर अच्छी तरह लपेटी ताकि खुले नहीं और उन्हें उसी तरह उल्टा लटकाकर छोड़कर भाग गए। अब यह हाल कि एक फूफा सुजान सिंह चोर पकड़ने के जाल में फंसे चिल्ला रहे थे, बुआ अलग हाय तौबा मचा रही थी और दूसरे फूफा छेदीलाल कुएं में लटके हुए चिल्ला रहे थे। जबकि राजकुमार सीधे राजा यानी अपने पिता के महल की ओर चल दिए। उन्होंने सोच लिया कि लोगों को तो अब बहुत परेशान कर लिया, अब सीधा राजा विक्रमादित्य यानी अपने पिता को ही अपना कारनामा दिखाते हैं। अब राजकुमार रूप बदलकर महल के आसपास की टोह लेने लगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने महल के आसपास कुछ नहीं किया था, या तो किसी को उन पर संदेह भी नहीं हो सकता था। घूमने के बहाने महल में काफ़ी पास तक देखभाल कराए थे और अपनी योजना उन्होंने तैयार कर ली थी। सभी आवश्यक जानकारियां भी उन्होंने जुटा ली थी। इसके बाद उन्होंने महल से थोड़ी दूर रहने वाले एक दूबराज धोबी के घर में नकली रिश्तेदार बनकर पनाह ली। इस बार राजकुमार ने स्वयं को धोबी की रिश्तेदारी के एक गांव का बासिंदा बताया था। उसके नकली भतीजे बन गए थे और चाचा चाचा कहकर सांठ-गांठ कर ली। आजकल दूबराज का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक रात में दूबराज की चारपाई की बगल में अपनी चारपाई बिछाते हुए राजकुमार ने अपने नकली धोबी चाचा से बोले, चाचा तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, कल कपड़ा हम धोकर लाएंगे, तुम आराम करना। धोबी अपनी चारपाई की चादर फैलाते हुए बोला, नहीं बेटा, तुम तो हमारे अतिथि हो, हम तुमसे कपड़ा नहीं धुलवाएंगे। राजकुमार भोला सा मुंह बनाकर अपनी चारपाई पर बैठकर बोला, लगता है चाचा तुम हमको अपना भतीजा नहीं मानते, जाओ हम नहीं बोलेंगे आपसे। अब धोबी जो राजकुमार का भोला सा फूला हुआ मुंह देखकर हंसते हुए बोले, अरे बेटा तुम अभी लड़का हो, खेलो कूदो और कपड़ा हम धो लेंगे ना, अभी तुम ज़्यादा बड़े नहीं हो। पर राजकुमार ने मुंह घुमा लिया तो धोबी अपनी चारपाई पर लेटता हुआ बोला, अच्छा ठीक है, धो देना तुम कपड़ा, बाकी हम धो लेंगे। तो राजकुमार बोला कि दूबराज की ओर करवट लेते हुए, नहीं हम तो सारे कपड़े धोएंगे, तुम आराम करो, नहीं तो हम समझेंगे कि हम तुम्हारे भतीजे नहीं हैं। धोबी कहना, अरे 2-4 कपड़े धो लेना, बाकी के हम धो लेंगे। लेकिन राजकुमार हट करने लगा। अब धोबी बोला, अच्छा बाबा अच्छा, कल तुम ही धो लेना सारे कपड़े, लेकिन अगर साफ नहीं कर सकोगे तो छोड़ देना, हम धो लेंगे। अब सो जाओ, सुबह उठकर कपड़ा धोना होता है, नहीं तो धूप भर में सूखेंगे नहीं। राजकुमार दूसरी ओर करवट लेते हुए जो कह सोचने लगा, अरे वाह, इससे कैसे साफ नहीं होगा, तुम देखिए हमसे अच्छा तुम धो भी नहीं सकते और बहुत ही जो हम शर्त लगाते हैं। इस तरह अगली सुबह का कार्यक्रम तय करके दोनों चाचा भतीजे सो गए। रात को सोने से पहले राजकुमार ने अपने नकली चाचा दूबराज से हट करके तय कर लिया था कि अगली सुबह वही कपड़े धोने जाएंगे। अगली सुबह राजकुमार झटपट उठकर धोने वाले कपड़ों की उन्होंने गठड़ी बनाई और किसी धोबी की तरह कंधे पर उठाकर चल दिए। महल के समीप ही एक नदी बहती थी जिस पर राजाओं के घाट बनवा रखे थे। स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग घाट थे, कुछ घाट कपड़े धोने और पशुओं के लिए थे। महल की स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग घाट बने थे। सभी घाटों की अच्छी तरह देखभाल होती थी, इसलिए सब एक से एक दिखते थे। राजकुमार ने यह सब जान चुके थे, किंतु वे जानबूझकर उस घाट पर गए जहाँ राजा विक्रमादित्य नित्य प्रातः स्नान, संध्या इत्यादि के लिए जाते थे। अभी दिन पूरी तरह निकला भी नहीं था, परंतु प्रातः की उजास में चीजें दिखाई देने लगी थी। राजकुमार ने घाट के पत्थरों पर कपड़ों की गठड़ी पटकी और उसमें से कपड़े निकालकर इस तरह आसपास फैला दिए जैसे धोबी धोने के लिए रखते हैं। कपड़ों के साथ छिपकर वे एक काली हांडी भी छिपा कर लाए थे, जिसे पत्थरों के बीच छिपा दिया और फिर एक कपड़ा लेकर पटक पटक कर धोने लगे। इधर राजा विक्रमादित्य नित्य की भांति स्नान आदि करने के लिए घोड़े पर बैठकर निकले और नदी पर पहुंचे। उनके साथ 2 सिपाही भी थे। वहां राजकुमार को नदी किनारे कपड़े धोते देखा
तो एक सिपाही बोला, ए कौन है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है घाट राजा के स्नान के लिए है, ना कि कपड़े धोने के लिए। राजकुमार हड़बड़ाने का अभिनय करते हुए उठे और रोनी सूरत बनाकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भैंस से कांपती सी आवाज़ में बोले, सरकार, अन्नदाता माई बाप, गलती हो गई। हम यहाँ नए नए आए हैं सरकार, हमको नहीं मालूम था, हम अभी कहीं और चले जाते हैं माई बाप। यह कहकर राजकुमार कुछ इस तरह हड़बड़ाहट में कपड़े समेटने लगे कि राजा को हंसी आ गई और उस कम उम्र वाले भोले धोबी पर दया भी आ गई। राजा सिपाहियों को रोककर बहुत ही कोमल स्वर में स्वयं बोले, अच्छा रुको, तुम यहाँ नए आए हो ना, नाम क्या है तुम्हारा? राजकुमार फिर हाथ जोड़कर बोला, हमारा नाम रूपलाल है सरकार, हम दूबराज के दूर के भतीजे हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए हम आज कपड़ा धोने आ गए हैं। क्षमा करें अन्नदाता, हम अभी किसी दूसरे घाट पर चले जाते हैं। राजा समझ गए कि यह तो कोई गलती से यहाँ आ गया है, सो राजकुमार से बोले, ठीक है, तुम आज यहाँ कपड़े धो लो, कल से इधर मत आना। राजकुमार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, हम इधर जो किसी कोने में धो लेते हैं, सरकार का जस बढ़े। राजा ने सिपाहियों को जो कहा कि तुम सब महल की जो लौट जाओ, हम आ जाएंगे। ऐसा राजा अक्सर करते थे। स्नान अकेले कुछ देर नदी किनारे बैठते और फिर मंदिर चले जाते थे। वहाँ से मार्ग में प्रजा से मिलते हुए महल लौटते थे। सिपाहियों के जाने के बाद राजा राजकुमार से बोले, तुमने इधर किसी अपनी उम्र के काले छोरे को देखा है क्या? राजकुमार बोला, नहीं माई बाप, हम तो नहीं देखे। राजा अपने कपड़े इत्यादि उतारकर एक तरफ रखते हुए बोले, हाँ, आजकल एक चोरवा बहुत उत्पात मचाए हुए हैं, अगर किसी पर शक हो तो हमें आवाज़ दे देना, हम इधर पास में ही हैं। राजकुमार बोला, जरूर सरकार, जरूर बुलाएंगे। राजा जो कहने लगे, हम अपना घोड़ा इधर बांध रहे हैं और इस तरफ अपने कपड़े रखकर नहाने जा रहे हैं, तुम इन सब का ध्यान रखना। राजकुमार बोला, जी सरकार, आप चिंता ना करें, हमारे रहते कोई छू नहीं पाएगा। राजा ने मुस्कुराकर कुमार को देखा और नदी पर थोड़ा दूर हटकर स्नान करने चले गए। यूं तो राजा विक्रमादित्य भी राजकुमार की भोली सूरत से मात खा गए और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चोरवा उनके इतने समीप आ जाएगा। राजा को गए थोड़ी देर हुई कि उनके कानों में राजकुमार की आवाज़ आई, दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो माँ बाप, चोरवा हम पकड़ लिए हैं, जल्दी आओ सरकार। ऐसी आवाज़ सुनकर राजा हड़बड़ाकर नदी से निकलकर भागे। इधर राजकुमार के हाथ में पकड़ी हुई काली हांडी को राजा को आते देख झट से नदी में उल्टी तरफ फेंक करके तैरा दिया। राजकुमार जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सरकार, माई बाप, चोरवा उधर भाग रहा है और आपका गहना कपड़ा लेने आया था, हम पकड़ लिए थे, लेकिन वो पानी में कूद गया, सरकार जल्दी पकड़ो, वो तैर रहा है। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर राजा ने बिना कुछ सोचे समझे आव देखा न ताव और नदी में छलांग लगा दी। उधर शोर सुनकर कुछ दूर पहरा दे रहे सिपाही भी इसी ओर दौड़े चले आए। राजकुमार ने सिपाहियों को देखकर झट से कहा, जल्दी महाराज को बचाओ, वो चोर के पीछे नदी में कूद गए हैं। यह सुनकर राजा को नदी में तैरता देखकर सिपाही भी छपाछप नदी में कूदते चले गए। जब राजकुमार ने देखा कि सब नदी में कूद गए हैं, इससे पहले कि कोई और आए, झटपट जो राजकुमार राजा के विक्रमादित्य के यानी कि कपड़े गहने इत्यादि में से एक विशेष हार उठाया और महल की तरफ चल दिए। राजा और सिपाहियों को नदी के पानी में तैरता छोड़कर राजकुमार राजा का कीमती हार लेकर महल में आ गए। महल के एक अधिकारी ने उन्होंने राजा का हार दिया और कहा कि महाराज उन्हें नदी के रास्ते में मिले थे और उन्होंने किसी विशेष कार्य से उसे महल भेजा है। राजा ने कहा है कि वे महल के अतिथि गृह में रुककर उनका इंतजार करें। इस आज्ञा के राजकीय चिन्ह के रूप में राजा ने उसे हार देकर भेजा है। अधिकारी आश्चर्य और संदेह में पड़ गया। वह राजकुमार को लेकर मंत्री के पास गया और मंत्रीवर को राजकुमार की कई सारी बात बताई। मंत्री ने हाथ जोड़कर खड़े राजकुमार को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उन्हें राजकुमार कम उम्र के भोले और शरीफ लगे। फिर भी उन्होंने राजकुमार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार बोला, रूपलाल सरकार। मंत्री बोले, महाराज ने तुम्हें किस काम के लिए महल में भेजा है? राजकुमार बोले, हम नहीं जानते सरकार, वो तो हमको बताए नहीं, हम जो छोटे मनई उनसे कैसे पूछते भला, और वह हमको कहे कि हम जो कर दिए।
आप कहो तो रुके, नहीं तो चले जाए। मंत्री को भी आश्चर्य था कि हार तो असली है और वही है जिसे महाराज पहनकर नदी की तरफ गए थे, किंतु महाराज ने इसे यह देकर क्यों भेजा? किसी सिपाही को क्यों नहीं भेजा? अगर यह चालाक और चोर होता तो इतना कीमती हार पाकर भाग जाता, किंतु इसने ऐसा नहीं किया। यह तो महल तक चला आया। यह सब सोचकर कि पता नहीं क्या कारण है इस सब के पीछे, आखिर मंत्रीवर ने अधिकारी को एकांत में ले जाकर कहा कि अभी के लिए वैसा ही करो जैसा यह कह रहा है। इसे अतिथि गृह में एक कक्ष में रहने दो और जो भी यह चाहे इसे दे दो, किंतु कक्ष के पास कड़ा पहरा बिठा दो, जिससे यह भागना भी चाहे तो भाग न सके, और अंत में इसका निर्णय महाराज ही आकर करेंगे। इसके अलावा मंत्री ने तत्काल ही एक अधिकारी के साथ एक सिपाहियों की छोटी टुकड़ी नदी की ओर भेजी कि पता करें कि नदी पर क्या हुआ है और महाराज को इस सब की सूचना दें और वे सकुशल महल ले आए उन्हें। इस तरह राजकुमार ने अब महल के अतिथि गृह में शरण ले ली और पहले तो उन्होंने महल के कर्मचारियों से भोजन मंगवाकर भरपेट खाया और मजे से नरम गद्देदार पलंग पर पसर कर सो गए। अब उधर देखो नदी पर क्या होता है। राजकुमार की चीख पुकार से प्रेरित होकर राजा विक्रमादित्य नदी में तो कूद गए। उन्होंने उल्टी होकर तैरती हुई काली हांडी को चोरवा समझा और एकाएक घटी इन बातों से वह कुछ सोच भी नहीं सके थे और नदी में कूदकर हांडी का पीछा करने लगे। अब जैसा कि स्वाभाविक है, नदी के बहाव में अगर किसी चीज का पीछा किया जाए तो वह और तेजी से आगे को बहती जाती है, और फिर यह तो खाली और औंधी हांडी थी, सो वह हांडी राजा से आगे आगे बहने लगी। काफी दूर जाकर राजा ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा और हैरान रह गए, यह क्या, यह तो काली कलूटी औंधी हांडी है। अब राजा समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो उनके कुछ सिपाही भी उनके पीछे तैरते तैरते चले आ रहे थे। उन्होंने सबको नदी से बाहर निकलने को कहा और खुद भी किनारे की तरफ तैरने लगे। थोड़ी देर की मेहनत से सब लोग नदी से बाहर आ गए। नदी के किनारे आकर देखा तो रूपलाल गायब था, अलबत्ता उसका साजो सामान वहीं पड़ा था। राजा विक्रमादित्य तो अंदर ही अंदर क्रोध से खोल रहे थे। उन्हें आज से पहले किसी ने ऐसा मूर्ख नहीं बनाया था। उन्हें स्वयं पर अत्यंत क्रोध आ रहा था कि उन्होंने नदी में कूदने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। क्यों नहीं, खैर वह यह तो समझ ही गए कि उन्हें बड़ी चालाकी से मूर्ख बनाया गया है। चोरवा पूरी तैयारी से उन्हें मूर्ख बनाने ही यहाँ आया था और यही सब सोचते हुए अपने कपड़े पहनने लगे। इधर सिपाही बेचारे खुद को सुखाते हुए सारी घटना को आधा अधूरा ही समझ पा रहे थे। राजा किस चोरवा के पीछे नदी में कूदे और वह चोरवा कहाँ गया? महाराज इतने क्रोध में क्यों दिख रहे हैं? वे बेचारे कुछ भी समझ नहीं पाए। उस पर वह धोबी का बच्चा कहाँ गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य ने कपड़े आभूषण पहनते हुए देखा कि उनका एक हार गायब है। यह भी विचित्र बात थी। ले जाना था तो सब ले जाता, सिर्फ एक हार ही क्यों लेकर गया? खैर उन्होंने सिपाहियों को आसपास की जगह छानने को आदेश दिया। हालांकि उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी वह चोरवा अब यहाँ होगा, किंतु फिर भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। कुछ देर की छानबीन के बाद उन्होंने वहाँ पड़ा धोबी का सारा सामान जब्त करने का आदेश दिया और वापस महल लौटने को तैयार हुए। तभी मंत्री का भेजा अधिकारी अपने सैनिकों की टुकड़ी लेकर आ गया। अधिकारी ने महल में घटी सारी बातें राजा को बताई। राजा को अब और अधिक आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें तत्काल सबको महल लौटने का आदेश दिया और स्वयं भी अपने घोड़े पर बैठकर लौट पड़े। राह में राजा सोचने लगे, विचित्र चोर है, सिर्फ एक हार लिया और उसे भी लेकर भागने की बजाय उल्टे उन्हीं के महल में जा बैठा। यह सब सोचकर जो राजा क्रोध और आश्चर्य से जो उनका बुरा हाल था। महल लौटते ही राजा सीधे मंत्री से मिले और मंत्री ने बताया कि उस रूपलाल को सैनिकों ने पहरे में रखा है और अतिथि कक्ष में ठहराया गया है। यह सुनकर राजा सीधे अतिथि कक्ष की ओर बढ़े। वहां तक पहुंचते पहुंचते इन्हें यह भी पता चल गया कि थोड़ी देर पहले ही कथित रूपलाल ने भोजन मंगवा कर खाया था और अब अपने कक्ष के अंदर पलंग पर मजे से सो रहा है। राजा के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। ऐसी ढिठाई और ऐसी धृष्टता कि तो उन्होंने किसी से उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने सैनिकों को कक्ष के बाहर छोड़ा और विशेष मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कक्ष में प्रवेश किया। राजा ने सबसे आगे चल रहे थे, सो उन्होंने कक्ष में सबसे पहले प्रवेश किया और यह देखकर दंग रह गए कि कक्ष में उनके सामने पलंग पर सचमुच कोई सो रहा था। वे क्रोध में भरे हुए
कुछ कदम आगे बढ़े, परंतु अचानक कुछ देखकर आश्चर्य से एकदम जड़ हो गए। राजा के क्रोध के बढ़ते कदमों को जिस चीज ने रोका था वह चंदन नगरी की राजकुमारी सुनैना का वह आंचल, जिस पर सालों पहले एक वचन लिखकर आए थे। राजा हैरत से उस आंचल को देख रहे थे, जिसे ओढ़कर कथित रूपलाल चैन से सो रहा था। राजा ने आश्चर्य से कपकपाते हाथों से आंचल का एक छोर पकड़ा और उसे खींचा और देखने लगे। सचमुच यह तो वही आंचल था। इधर कमरे में बड़ी हलचल ने राजकुमार की आंखें खोल दी। उन्होंने सामने अपने पिता राजा विक्रमादित्य को वह आंचल हाथ में लेकर खड़े देखा तो झट से उठ बैठे। तब राजा की नज़र उनके गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी। कुमार ने तत्काल पलंग से उतरकर अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब विक्रमादित्य को होश आया। अब तक मानो किसी और ही संसार में थे। उन्होंने लपककर अपने पुत्र को गले लगा लिया। राजा विक्रमादित्य भावुक हो उठे। वे समझ चुके थे कि उनके सामने वह पुत्र खड़ा है जिसे वह जो बिल्कुल शिशु अवस्था में अपनी ससुराल चंदन नगरी में पत्नी के पास छोड़कर आए थे। वह भी एक वचन से बांधकर। उनकी आंखें भर आई। वे कभी उसे गले लगाते तो कभी उसका मस्तक चूमते। वे भूल ही गए कि कक्ष में और लोग भी हैं जो आश्चर्य से यह सब देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। राजा की आंखों में वात्सल्य और प्रतीक्षा के वे आंसू थे जिन्हें देखकर राजकुमार के बचपन की सारी शिकायतें धुल गई थी। तभी कक्ष में जो आदित्य सेन ने प्रवेश किया, वे महल में कहीं बाहर गए हुए थे। उन्हें महल में आते इन विचित्र घटनाओं की सूचना मिली थी तो वे तत्काल इधर ही आ गए। आदित्य सेन पूर्व की सभी घटनाओं को जानते थे और आंचल और अपने मित्र की अवस्था देखकर सब कुछ समझ गए। वे आगे बढ़े और विक्रमादित्य के कंधे पर हाथ रखा। राजा विक्रमादित्य ने मुड़कर उन्हें देखा और कपकपाती आवाज में बोले, आदित्य सेन, हमारा पुत्र। आदित्य सेन ने गदगद हृदय से मुस्कुराकर सर हिलाया। इधर राजकुमार तत्काल आगे बढ़े और आदित्य सेन के भी चरण स्पर्श किए। उन्हें आदित्य सेन के बारे में सब कुछ पता था। वे जान चुके थे कि आदित्य सेन को उनके पिता भाई के समान मानते हैं। आदित्य सेन ने भी उन्हें उठाकर गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। अब तक मंत्रियों और अधिकारियों को भी कुछ कुछ समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। अलबत्ता आंचल का रहस्य अभी रहस्य ही था। आदित्य सेन ने कहा, मित्र, राजकुमार से स्वयं ही मिलते रहोगे या इन्हें रानी माँ के पास भी लेकर चलोगे? वे कब से आज के दिन की राह देख रही हैं। कहते हुए आदित्य सेन की आंखें भर आईं। विक्रमादित्य तुरंत राजकुमार से बोले, चलो पुत्र, तुम्हें तुम्हारी दादी माँ के पास ले चलते हैं। राजकुमार भी सिर हिलाकर रह गए। उनके शब्द भी कंठ में ही अटक गए थे। राजा विक्रमादित्य जो राजकुमार को लेकर अपनी माँ के कक्ष की ओर चल दिए। आदित्य सेन ने पीछे रुककर मंत्री और अधिकारियों को सब बातें आवश्यकता भर स्पष्ट करके समझा दी और उन्हें तत्काल भावी उत्सव की तैयारी करने के लिए कहा। यह समाचार बहुप्रतीक्षित राजकुमार अभयदित्य महल में आए हैं बहुत तेजी से सारे महल में फैलने लगा। थोड़ी देर में पहले कुछ और ही आश्चर्य फैला हुआ था, थोड़ी देर पहले कुछ और था जहां अब खुशियां मनने वाली थी। विक्रमादित्य अपनी माँ के कक्ष में आए तो देखा उनकी माँ कक्ष में अपने आसन पर बैठकर सेविकाओं को कुछ समझा रही थी। राजा को आया देखकर रानी माँ को छोड़कर सब उठ खड़े हुए, किंतु विक्रमादित्य बिना किसी ओर देखे सीधे माँ के पास गए और बोले, माँ देखो कौन आया है। रानी माँ कुछ बोलती उससे पहले उन्होंने एक सुंदर किशोर को अपने चरण स्पर्श करते देखा। उन्होंने उसे उठाया, तभी उनके कानों में विक्रमादित्य के स्वर पड़े, यह हमारा पुत्र है माँ, यह तुम्हारा प्रपौत्र अभयदित्य है। यह सुनकर रानी माँ कुछ देर तो सकते में रह गई। यह कैसे संभव है? उनकी बहुप्रतीक्षित कामना अचानक कैसे पूरी हो गई? वह बहु कुछ समझती कहती, तभी राजकुमार बोले, दादी माँ, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? यह सुनकर रानी माँ के सब्र का बांध मानो टूट गया। उन्होंने राजकुमार को खींचकर अपने पास बिठा लिया और उन पर आशीर्वादों की बरसात सी कर दी। वे कभी राजकुमार को गले लगाती, कभी उनका माथा चूमती, कभी उन्हें भर भर कर जो निहारती। उस चौड़े पड़ाव पर पहुंची वृद्धा को तो मानो आस ही उसकी टूट चुकी थी, जो आज अचानक ही विचित्र ढंग से पूरी हो गई थी। कुछ देर सब यही चलता रहा। फिर अचानक रानी माँ ने विक्रमादित्य से पूछा, इसकी माँ, हमारी पुत्र वधू कहाँ है? विक्रमादित्य बोले, माँ, अभी उन्हें लाना शेष है, परंतु अब आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तब फिर देर किस बात की? रानी माँ ने कहा। रानी माँ जो वह सारी बातें पता चल गई रानी माँ को जो अब तक उनसे छिपी हुई थी।
उन्हें आंचल की लिखावट के बारे में अभी तक नहीं बताया गया था। जब उन्होंने यह सब जाना तो किसी साधारण माँ की भांति विक्रमादित्य की बातें भी सुनाई, उन्हें खूब सुनाया लताड़ा। यह सब क्या कर आए थे तुम? किंतु आखिर जो हुआ सो हुआ मानकर उन्होंने बस यही कहा कि अब कुछ और नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि धूमधाम से उनके पुत्र वधू को जो महल में लाया जाए। महल में तो सबको मालूम हो चुका था कि सोवीर नगर के राजकुमार अभयदित्य महल में आए हैं। अब यह समाचार महल की सीमाएं तोड़कर जो महल के बाहर भी फैलने लगा। सब आश्चर्य में थे और एक बार फिर तरह तरह की कहानियां चारों ओर दौड़ने लगी। अब महल में शीघ्रता से राजा विक्रमादित्य के चंदन नगरी जाकर अपनी रानी सुनैना का गौना कराकर लाने की तैयारियां आरंभ हो गई। कुछ दूत राजा को संदेश लेकर चंदन नगरी भेजे गए ताकि वहां की तैयारियां की जा सकें। इधर राजकुमार अभयदित्य के मित्र जो अमरदीप कुछ राजकुमारी जो सुनैना के कहने पर छिपकर राजकुमार के पीछे पीछे उनके पिता के नगर आए थे। उन्होंने छिपकर सब कुछ देखा था। वे भी राजकुमार के महल पहुंचने पर छिपकर अंदर गए थे और जब उन्हें पता चला कि अब राजकुमार का रहस्य खुल चुका है तो वे तत्काल चंदन नगरी लौट पड़े और वादे के अनुसार अपनी भुआ माँ यानी सुनैना को जो उनके राजकुमार के सारा कारनामा सुनाया। इस तरह रानी पहले ही तैयार थी कि अब उनके पति महाराज विक्रमादित्य उन्हें लेने चंदन नगरी आएंगे ही और वे अब गर्व से अपनी ससुराल जा सकेंगी। आखिरकार शीघ्र ही राजा विक्रमादित्य राजकुमार अभयदित्य को लेकर चंदन नगरी पहुंचे और सबसे मिले। इस अवसर पर चंदन नगरी के राजा रानी ने आश्चर्य के साथ बेटी की विदाई के दुख और बहुत प्रतीक्षा के अवसर पर आने की प्रसन्नता का साथ साथ अनुभव किया कि उनकी बेटी ने बहुत साल प्रतीक्षा की थी। सारी तैयारियों और उत्सव के माहौल में धूमधाम से राजकुमारी सुनैना की विदाई हुई और वे अपने पुत्र और पति के साथ अपने ससुराल चली गईं और ससुराल में भी अपनी रानी का बड़े उत्साह से हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। राजकुमार अभयदित्य के उत्पात को सबने बालकों का खेल समझकर भुला दिया, किंतु राजा रानी ने उन्हें यथासंभव उपहारों से न केवल संतुष्ट किया बल्कि राजकुमार ने भी बड़ी विनम्रता से उन लोगों से माफ़ी मांगी और उन्हें सदैव उन्हीं संबंधों का आदर दिया जो खेल खेल में वे उनसे बना कर आए थे। सुजान सिंह से फूफा जी का और धोबी से चाचा जी का और छेदी लाल से भी फूफा जी का, जो भी उसने रिश्ते बनाए थे फिर आजीवन उन रिश्तों को निभाया क्योंकि उन्होंने उनको बहुत आदर सम्मान दिया था। दोस्तों, क्योंकि यह भी राजकुमार की तरफ से एक वचन ही तो था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।